CFAFSC 2025, those who are preparing for written examination, report writing is one of the important constituent of paper 2. Now we are having 2 reports and 10 marks each. 10 marks each means 20 marks. Report writing has been introduced in 2011, means initially when UPSC started conducting this assistant commandant examination in original paper. Original means in the sense ki when first UPSC started, report writing was not in the syllabus. Gradually, when need was arised, then UPSC introduced this topic. Initially, couple of years, only one report was asked to write, that in 250 words. But now we are having 2 reports, approximate 200 words each. And in every report, you are provided or you are given 2 pages. Okay. So in this video, we will see what a report is and how we can write and what is the format, all those things. Why need arises? Why there is report? Report is basically when you are going for any operation, you are doing anything, any work, you have to present some report. Let us take you are going for an operation. That operation lasted for 20 hours. So in that 20 hours, you will write, summarize each and every things, steps, your people, your weapon, all the logistics and all. And that you will present to your senior. Here, report writing is just in 200 words. But you see many reports, government publishes many reports, or government constitute any committee related to any issue, and that committee submit report. Even every year UPSC present a report in that detail about all things are written. But in your examination, it is just in 200 words. So in 200 words, you are adding basic information. So what is a report? In layman terms, in common term, in simple way, a report is a factual description in writing which convey information to the person who seeks it in quick way. मीन्स जो रिपोर्ट है एक आपका, वो रिपोर्ट क्या है कि किसी भी जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन है, वो रिपोर्ट में आपको प्रेजेंट किया जाता है। एक तरह से आपका जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट समरी कर सकते हो, डिटेल रिपोर्ट नहीं है। एक होता है डिटेल आपका रिपोर्ट, उस डिटेल रिपोर्ट में हर इंफॉर्मेशन ऐड किया जाता है, हर छोटे से छोटे चीज को ऐड किया जाता है। आप किसी भी गवर्नमेंट के रिपोर्ट को देखोगे तो उसमें सारी इंफॉर्मेशन, कौन उस कमेटी के मेंबर हैं, उस कमेटी के टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या हैं, कितने टाइम कमेटी को दिया गया, इफ देयर वाज एनी एक्सटेंशन उसके बारे में, कौन कौन मेंबर्स हैं उनके बारे में, कोई एब्रिविएशंस यूज हुए हैं उनके बारे में, फिर जो उसके इंट्रोडक्शन होते हैं, चेयरमैन के मैसेज होते हैं, सारी चीजें। लेकिन यहाँ हमको एक तरह से समरी के रूप में प्रेजेंट करना है। जो भी रिपोर्ट आपको लिखना है, एक तरह से ऐसे फॉर्म में लिखना है कि आपका इमोशंस उसमें नहीं आना चाहिए बहुत ज्यादा। जैसे हम जब भी ऐसे लिखते हैं तो ऐसे में क्या है, आपके तरफ से सजेशंस, आपके तरफ से कुछ प्रिस्क्रिप्शंस, आप वे फॉरवर्ड कुछ ये लिखते हो। बट जनरली रिपोर्ट में वे फॉरवर्ड वगैरह की जरूरत नहीं होती है। एज सच आपका जो घटना हुई है, जो इंसिडेंट हुई है, जो इवेंट हुई है, उसको आपको लिखना है। अब रिपोर्ट देखो, कुछ रिपोर्ट जो होते हैं स्पेसिफिक इशू पे आते हैं, स्पेसिफिक इवेंट पे आते हैं, लेकिन कुछ रिपोर्ट जो हैं ओपन इंडेड टाइप के हैं। जो हमने इसमें एग्जांपल लिया है 2014 तो 2024, यानी 2024 में जो रिपोर्ट आए हैं, तो दोनों रिपोर्ट देखा जाए तो इशू स्पेसिफिक है, लेकिन जो टाइटल है वो एक तरह से ओपन है कि आपके पास स्पेसिफिक किसी चीज को नहीं बोला है। आगे हम देखेंगे एज ए उसके सैंपल सॉल्यूशन के तौर पे यूपीएससी क्या चाहती है। राइट रिपोर्ट्स ऑन द फॉलोइंग इन अबाउट 200 वर्ड्स, यूपीएससी बोलती है 10 into 2 20 मार्क्स का। रिपोर्ट राइटिंग
के वक्त आपको क्या ध्यान रखना है, एज्यूम योर सेल्फ एज ए रिपोर्टर, एडिटर, कॉरेस्पॉन्डेंट ऑफ ए न्यूज़पेपर। आपको ये मान करके चलना है कि सो एक आप कॉरेस्पॉन्डेंट हो, रिपोर्टर हो, एडिटर हो न्यूज़पेपर के। न्यूज़पेपर से या जो रिपोर्ट होता है उसमें ये एज्यूम किया जाता है कि आप बायसनेस नहीं दिखाओगे। वैसे कहते हैं ना कि जो डेमोक्रेसी का जो मीडिया है, प्रेस है, वो फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है। इनसे ये एक्सपेक्टेशन किया जाता है कि जो भी चीजें हैं वो बायसनेस नहीं उसमें रखेंगे, अनबायस्ड वे में चीजों को प्रेजेंट करेंगे। व्हाई आई एम सेइंग बायसनेस और नॉन बायसनेस, बिकॉज व्हेन यू आर राइटिंग आर्गुमेंट, आर्गुमेंट राइटिंग में आपको बायस होना पड़ेगा। बायस इन द सेंस नहीं कि आप गलत चीज को लिखोगे, लेकिन आर्गुमेंट में क्या है, साइमल्टेनियसली आप फोर में लिख रहे हो, साइमल्टेनियसली अगेंस्ट में लिख रहे हो। तो व्हेन यू आर राइटिंग इन फोर, you have to bias toward four. When you are writing in against, you have to bias in the direction of against. जैसे आप सिंपल एक किसी चीज को डिबेट को लो, लेट्स टेक अभी yesterday there was voting in Delhi election. तो बीजेपी अपना एजेंडा प्रमोट कर रही थी, कांग्रेस अपना एजेंडा प्रमोट कर रही थी, आम आदमी पार्टी अपना एजेंडा, बट फाइट जो भी है बीजेपी और आम आदमी पार्टी में 8 ऑफ फरवरी को जो भी रिजल्ट आ जाएगा, हम उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे कि बीजेपी एक तरह से बोल रही कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को बर्बाद कर दिया, लेकिन आम आदमी पार्टी क्या बोल रही है कि हमने दिल्ली को स्वर्ग बना दिया है और अगला 5 साल में लंदन के आपका क्लोज में पहुंच जाएगा। यमुना बहुत क्लीन हो गई, बीजेपी कह रही है कि यमुना को इन्होंने बर्बाद कर दिया। तो आप जब आर्गुमेंट लिखोगे तो आर्गुमेंट में बायसनेस, जब आप फोर में लिखने लगोगे तो फोर के बारे में आपको चीजें बढ़ा चढ़ा करके भी आपको बताना है, क्योंकि सिंपल में आप जब लिखने लगोगे तो बहुत बार पॉइंट नहीं मिलता है, तो आपको बायसनेस दिखाना पड़ता है। लेकिन रिपोर्ट में ऐसी सिचुएशन नहीं, रिपोर्ट में आपको ये मानना है कि अनबायस्ड आपको होना है, आपको रिप्रेजेंटेटिव ऑफ, सो बी अनबायस्ड अबाउट राइटिंग दिस रिपोर्ट्स, डोंट बिहेव लाइक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी। जबकि जब आर्गुमेंट राइटिंग के चीजों को में हम देखते हैं तो उसमें आपको करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। क्या मतलब ये नहीं है कि आप पॉलिटिशियन जैसा बोलने लगोगे, लेकिन आपको जब फोर में लिखते हो तो फोर की ओर आपको टिल्ट करना पड़ेगा। वट ऑल यू आर नोइंग राइट, बट दैट शुड बी इन अ बैलेंस्ड वे। बैलेंस्ड वे में आपका होना चाहिए। बैलेंस्ड वे में तो किसी भी चीज को आप रिपोर्ट लिखो, आर्गुमेंट लिखो या ऐसे लिखो, आपको बैलेंस्ड अप्रोच रखना पड़ेगा, ये जरूरी है। Keep in mind the purpose for asking the question. Think about the target audience. Try to present the sentence in the past tense generally, but depending on the context, use other tenses as well. तो हम टॉपिक को देखेंगे कि टॉपिक का क्या रिक्वायरमेंट होता है, उसके आधार पर चीजों को वर्क करेंगे। इसके एक फॉर्मेट भी होते हैं, आगे हम देखेंगे। ऑन द लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द रिपोर्ट राइट द कॉरस्पॉन्डेंट, एडिटर, असिस्टेंट एडिटर, स्पेशल कॉरस्पॉन्डेंट, एक्सेट्रा, जो भी आप लिख सकते हो। कैन ऑल्सो राइट नेम ऑफ कॉरस्पॉन्डेंट इन द फॉर्म ऑफ एबीसी। ये बोलती एक्चुअल आपको किसी भी सब पेपर लिखते हो तो एबीसी एक्स वाई जेड के फॉर्म में आपको लिखना होता है। इन नो केस एक्चुअल नेम, आपको एक्चुअल नेम नहीं लिखना है। बिलो दैट राइट नेम ऑफ न्यूज़पेपर, here simply write Sunday Special or ABC News. Then write place, simply your city of exam, and below that write date. If you know about any data, committee report, any reference of a renowned person, quote that. Don't just give your own judgment or opinion. तो आप यदि लिखना चाहते हो किसी चीज को तो लिख सकते हो। इन नॉर्मल पॉलिटिशियंस को उस ढंग से रिप्रेजेंट ना करो। यदि किसी पॉलिटिशियन को करते हो तो इन द कैपेसिटी ऑफ ऑफिस, जैसे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर बोलो। अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से वो नहीं है एक तरह से। प्राइम मिनिस्टर से यदि सबको पता है कि अभी भारत के प्रधानमंत्री कौन है, या होम मिनिस्टर से सबको पता है होम मिनिस्टर कौन है, तो आप लिखो तो ऑफिशियल कैपेसिटी में लिखो। ये नहीं है कि बीजेपी प्रेसिडेंट ये नड्डा से, नो, आपको नड्डा और ये संबंध में उस टाइप के चीजों को नहीं करना है। आपको जब भी प्रेजेंट करना है तो अनबायस्ड तरीके से, और ये ना लगे कि हम किसी और झुके हुए हैं।
Ideally, write in 3 to 4 paragraphs. However, there is no certain fixed pattern, but generally, in first a small paragraph, try to introduce the topic. In second and third paragraph, give the detail of the incident or any reference or quotation from any famous personality. In the last paragraph, try to conclude that means sort of judgment. लेकिन आपको अपना उस ढंग का जजमेंट जैसा नहीं लगना चाहिए, आप कंक्लूड, लेकिन इसमें से उस ढंग से स्पेशल कंक्लूजन टाइप का नहीं होगा। आगे हम जैसे अभी हम जो भी है कुछ दो हम जो 24 में जो रिपोर्ट आए हुए हैं उसके बारे में उसके सैंपल सॉल्यूशन के तौर पे प्रेजेंट करेंगे, लेकिन वो एक रेफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा, आप उसको चेंज कर सकते हो, उसको एक्स्ट्रा वर्क कर सकते हो। ये देखो इस ढंग से रहेगा कि इंट्रोडक्शन, आप इंट्रोडक्शन तो इंट्रोडक्शन टर्म नहीं लिखना होता, ये एक तरह से मान के चलो कि आप उसको इंट्रोडक्शन के तौर पे पहला लाइन लिख सकते हो, मेन बॉडी और फिर, लेकिन इसमें से जैसे देखो ये ऊपर में लेफ्ट कॉर्नर में आप इस ढंग से लिख सकते हो, द correspondent, एडिटर, सब एडिटर, असिस्टेंट एडिटर whatsoever, एसोसिएट एडिटर, एबीसी, संडे इशू स्पेशल, ये संडे स्पेशल, न्यू दिल्ली, अगस्त 3 2025, सपोज अगस्त 3 2025 को आपका रिजल्ट है, तो सॉरी एग्जाम है, तो उस डेट को लिख सकते हो। और उसके बाद जो है ये आपका इस ढंग से रहेगा, ठीक है। तो ना तो इंट्रोडक्शन स्पेशल टर्म लिखना है, ना मेन बॉडी स्पेशल टर्म लिखना है, ये आप शुरू में लिखोगे, उसके बाद आप लिखना स्टार्ट कर दोगे। देखो 24 में जो टॉपिक्स दो पूछे गए हैं, कह राइट रिपोर्ट्स ऑन द फॉलोइंग इन अबाउट 200 वर्ड्स ईच, डू नॉट मेंशन एनी नेम और एड्रेस इन द रिपोर्ट्स, यूज एक्स वाई जेड एबीसी इफ नीडेड। तो जहां भी जरूरत है, अब देखो पहला है वोटर टर्नआउट इन एन इलेक्शन और रिहेबिलिटेशन ऑफ वॉर विक्टिम्स, दो आपके। अब देखो जो वोटर टर्नआउट इन एन इलेक्शन है, ये 24 में टॉपिक पूछा गया, और 24 में जनरल लोकसभा जो जनरल इलेक्शन है हुआ, यानी कि लोकसभा का जो 18th लोकसभा है उसका इलेक्शन हुआ। तो हम 18th लोकसभा के चीजों को लिख सकते हैं, लेकिन आप एग्जैक्ट ये ना मानो कि सिर्फ और सिर्फ हम सारे चीज 18th लोकसभा के बारे में ही रखेंगे। यदि देखो मैंने यही बोला ना कि ये टॉपिक स्पेशल तो है, लेकिन इसमें भी जनरलाइजेशन है कि वोटर टर्नआउट इन एन इलेक्शन, इसको ये भी तो कर सकते थे कि वोटर टर्नआउट इन 18th लोकसभा और 2024 जनरल लोकसभा, जो कि आपका जो 24 में जो जनरल इलेक्शन हुआ यानी 18th लोकसभा का, उसका फर्स्ट जो स्टेज था वो 19th अप्रैल को हुआ, और लास्ट जो था 1 जून को हुआ, और आपका जो एग्जाम था वो 4 अगस्त को था। इसका मतलब है कि मोर देन 2 मंथ्स पहले इलेक्शन का लास्ट फेज फिनिश हो चुका था। तो वो कर सकते थे ना कि वोटर टर्नआउट इन जनरल लोकसभा इलेक्शन और 2024 लोकसभा इलेक्शन, लेकिन वोटर टर्नआउट इन एन इलेक्शन लिखे हैं, इसका मतलब क्या है, इन जनरलाइजेशन कर सकते हो, लेकिन क्योंकि उसी ईयर में है तो एज एग्जाम्पल के तौर पे उसके बारे में भी कर सकते हो। सेम रिहेबिलिटेशन ऑफ वॉर विक्टिम्स, ये जनरल है, रिहेबिलिटेशन ऑफ वॉर विक्टिम्स है, लेकिन किसी स्पेशल के बारे में नहीं कर रहा। तो जब भी ऐसे टॉपिक आए तो आपके पास फ्रीडम है। प्लस ये दोनों हमने जो बोला ना कि मैं बहुत बार जो रिक्वायरमेंट होती है कि हमें पास्ट टेंस में लिखने की सेंटेंसेस को जरूरत होती है, लेकिन यहाँ वोटर टर्नआउट इन एन इलेक्शन ये पास्ट टेंस की कोई जरूरत पूरे नहीं है, कुछ कंपोनेंट होगा कुछ कंपोनेंट नहीं है। रिहेबिलिटेशन ऑफ वॉर विक्टिम्स ये पास्ट टेंस की सारी जरूरत नहीं है, कुछ है कुछ नहीं है। तो आपको ये सारी चीज को ध्यान रखना, किसी भी चीज को एकदम स्ट्रिक्ट नहीं हो जाना है कि हमको बहुत सारे कैंडिडेट कि सर इन्होंने कहा है पास्ट टेंस में ही लिखना है। डियर कंटेक्स्ट को समझो, किसी चीज को मेमोराइज नहीं कर लो, किसी ने कुछ बोला तो वो कंटेक्स्ट के आधार पे बोला, आप पूरी चीज को नहीं समझोगे और सिर्फ एक स्टेटमेंट को पकड़ लोगे। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई कैंडिडेट होते हैं कंटेक्स्ट नहीं देखते हैं, किस कंटेक्स्ट में किसी चीज को कहा गया, और आज के डेट में जो रील का जमाना है तो कोई 20 सेकेंड का 30 सेकेंड में चीजों को देखे और उससे कंक्लूजन नहीं, आपको पूरे चीजों को समझने की जरूरत है। तो इवन दो स्पेसिफिक इशू होने के बावजूद भी
ये क्या है, जनरलाइजेशन है। तो फर्स्ट हम देखते हैं, देखो हमने ये जस्ट बोला कि आपको एक सैंपल के तौर पे हमने इसको प्रेजेंट किया है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, कोई एग्जैक्ट नहीं है, आप इससे बेटर चीजों को कर सकते हो। तो ये क्या है, जनरलाइजेशन। देखो बाद में हमने 18th लोकसभा के चीजों को प्रेजेंट किया है, लेकिन सो शुरू के हैं वो जनरलाइजेशन। सिंस जनरल टॉपिक आपका पूछा गया, तो ये है वोटर टर्नआउट इन एन इलेक्शन। तो क्या है, वोटर टर्नआउट इज द परसेंटेज ऑफ एलिजिबल वोटर्स हु पार्टिसिपेट इन एन इलेक्शन बाय कास्टिंग ए बैलेट। अब बैलेट का मतलब कह सकते हो वोट। अब बैलेट का मतलब ये नहीं है कि एकदम बैलेट पेपर, ठीक है, वोट कह सकते हो। इट इज कैलकुलेटेड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ वोट्स कास्ट टू द वोटिंग एज पॉपुलेशन, वोटिंग एलिजिबल पॉपुलेशन और रजिस्टर्ड वोटर्स। जो उस ढंग से आप ये कर सकते हो, ठीक है ना। Voter turnout is a key indicator of the condition of a democracy. With well-functioning democracies typically having higher turnout rates. जहां भी जो एक इंडिया में कहा जाता है ना, गांव वगैरह में मैं ये सुनता हूँ, कुछ लोग कभी कभी कहते हैं कि कोई निर्भय हमें क्या हानि। कुछ ऐसे लोग होते हैं कि वो जो कहते हैं ना कि सब तो चोर ही हैं, तो या कोई निर्भय हमें क्या हानि। कि कोई भी राजा हो, राजा का मतलब है प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, या जो भी आप कह सकते हैं, हमें क्या फर्क पड़ता है, सब तो वही है, उसी ढंग से है। लेकिन फिर भी जहां एक तरह से लोग वैल्यू को समझ रहे हैं, हर उनका अपने वोट के कीमत को, तो वोट पड़ना चाहिए। हाई वोटर टर्नआउट सजेस्ट दैट सिटीजंस आर इंगेज्ड एंड बिलीव दैट देयर पार्टिसिपेशन मैटर्स। किसी भी चीज में हम वोटिंग यदि हो रहा है और हम जा रहे हैं, इसका मतलब है हम ये समझते हैं कि यस, माई वोट ऑल्सो मैटर्स। लेकिन जनरल नेचर होता है, और ये मैं दूसरे को क्या कहूँ, मैं खुद भी सिचुएशन हो जाता है कि यदि मैं बाहर हूं, तो स्पेशल यदि मैं कहीं दूर में हूं, अब सपोज करो कि वोट देने के लिए आपको फ्लाइट की टिकट लेनी है, या फिर उसमें से टाइम लगेगा, जा रहे हो रैंडम गए गए, और आप एज ए पॉलिटिशियन, और ये इतने पैसे वाले तो हो नहीं कि चलो गए प्लेन से तुरंत एकदम वोट दिए और आए, ये करके एक कॉमन मैन को हर चीज सोचना पड़ता है। तो बहुत बार हो जाते हैं बहुत लोग इंटरेस्टेड होने के बावजूद भी, लेकिन जहां तक पॉसिबल है हमें करना चाहिए एज ए पर्सन। तो ठीक है। तो यदि वोटर टर्नआउट ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब है कि पीपल को बिलीव है और पीपल आर बिलीविंग इन सिस्टम। कन्वर्सली लो वोटर टर्नआउट मे इंडिकेट, देखो मे लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये सजेशन नहीं है, ये एग्जैक्ट नहीं है, मे बी पॉसिबिलिटी इंडिकेट ए लैक ऑफ इंथुसियाज्म फॉर कैंडिडेट्स और ए सेंस दैट वोटिंग डज नॉट मेक ए डिफरेंस। अब जैसे देखो आज नोटा दिया हुआ है, क्यों नोटा है, नन ऑफ द अबव, कि यदि आपको लगता है कि कोई सारे कैंडिडेट्स ठीक नहीं है, तो आप नोटा दे सकते हो। हाउएवर नोटा से आपका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन फिर भी यदि बहुत ज्यादा नोटा पड़ रहा है, यदि पड़े, तो इसका मतलब है कि पॉलिटिकल पार्टी को विचार करना पड़ेगा कि जो हम कैंडिडेट्स दे रहे हैं पीपल को, ये सारे के सारे कोई काम के नहीं है, तो दे हैव टू थिंक। Current research indicates that low voter turnout can negatively affect democracy. For example, regulatory capture tends to afflict low turnout democracies more, blocking popular democratic reforms like a streamlining elections. Several factors can influence voter turnout, including institutional factors, ease of registration, and electoral competition. Simpler parliamentary democracy with shorter ballots, fewer elections, and multi-party system often have higher turnout rates. When the stakes in an election seems greater, turnout is likely to increase. To encourage great participation, tactics such as online elections and convenient voting procedures can be practiced. तो आप ये जो देखो, ये सजेशन टाइप के है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। अब देखो, ये हमने जनरलाइजेशन, चूंकि टॉपिक जनरलाइजेशन था, अब हम इसको एक तरह से स्पेसिफिक कुछ कंपोनेंट को लिख सकते हैं। तो जनरल इलेक्शन फॉर 18th लोकसभा टुक प्लेस इन 7 फेजेस, 7 फेज में हुआ। फर्स्ट फेज जो था अप्रैल 19th, और लास्ट फेज जो था आपका जून 1st। द ओवरऑल वोटर टर्नआउट रिकॉर्डेड एट पोलिंग स्टेशन इन जनरल इलेक्शन 2024 वॉज 65.79। तो ये टोटल था। दिस इज अ जंप फ्रॉम 46% इन 1951। देखो
जब हमारा डेमोक्रेसी फर्स्ट टाइम वो था, तो बहुत सारे लोग के पास वोटर लिस्ट में नेम नहीं था, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस थे आने जाने। तो उस समय 46 था, तो ये जंप है 46, लेकिन बट ए डिक्लाइन फ्रॉम प्रीवियस इलेक्शन। जो 17th लोकसभा कब हुआ था 2019 में, तो उस समय 67.40, तो 67.40 और यहाँ आपका 65 पॉइंट ये 79, इसका मतलब क्या है, आपका जो है 1.6% का जो है वो डिक्लाइन हुआ। कह रहा ब्रेक डाउन ऑफ वोटर टर्नआउट बाय फेज, तो ये आप चाहो देखो ये स्पेसिफिक है, अब इतना किसी को ध्यान नहीं रहता ना, जस्ट ये तो मैंने कॉपी करके लिख दिया है, लेकिन आपको एग्जाम में तो उतना प्रॉपर ध्यान नहीं रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका ये जो है, ओके, फेज वन में आपका 66.14, फेज टू में 66.71, फेज थ्री में आपका 65.68, फेज फोर में 69.16, फेज फाइव में 62.2, फेज सिक्स में 63.37 और फेज सेवन में 63.88, तो एग्रीगेट जो आपका 65.79। अब ये जस्ट एक ठीक है, यही आपका है। फेज फोर था द हाईएस्ट वोटर टर्नआउट, तो फेज देखो फोर जो है इसमें हाईएस्ट है। द टोटल नंबर ऑफ एलिजिबल वोटर्स इन द 2024 इंडियन जनरल इलेक्शन वाज एस्टिमेटेड टू बी ओवर 968 मिलियन, तो 968 मिलियन पीपल जो है वो एलिजिबल वोटर है। ठीक है, तो ये एक रिपोर्ट का सैंपल है। मैंने ऑलरेडी बोला हूं कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, एक सैंपल के तौर पे हमने प्रेजेंट किया कि इस फॉर्म में आप लिख सकते हो। क्योंकि टॉपिक जनरलाइजेशन था, तो जनरल से आप थोड़े स्पेसिफिक एग्जांपल दे दिए, तो ये जस्टिफाई हो गया। दूसरा टॉपिक ये भी देखो, रिहेबिलिटेशन ऑफ वॉर विक्टिम्स, ये भी एक जनरलाइजेशन टॉपिक है। करा अप्रोक्सीमेटली 38 मिलियन पीपल हैव बीन डिस्प्लेस्ड बाई, तो देखो इसमें हम एक कुछ एग्जांपल से फिर हम इस इशू पे आ रहे हैं। देखो यहाँ हमने एक तरह से डिफाइन पहले किया, यहाँ हम कुछ फैक्ट पहले प्रेजेंट कर रहे हैं, फिर उसके बाद इशू पे आएंगे। तो हर तरीके से अब देखो जो ये चीज है, ये वाला, तो ये दोनों में आपको लिखना है, क्योंकि हमने यहाँ लिख दिया है, तो इन जो जगह पे नहीं लिखा, पहले यहाँ आप लिखोगे वो करस्पॉन्डेंट असिस्टेंट एडिटर ये वो। ठीक ठीक है। अब देखो एक और चीज है, कुछ कैंडिडेट्स का है कि क्या हम नीचे रेफरेंस लिखें, आप चाहो तो रेफरेंस लिख सकते हो, नहीं तो नहीं। अब देखो रेफरेंस एक तरह से ना, रेफरेंस वगैरह क्या होता है एग्जाम में उस ढंग से आपको कोई जरूरी नहीं होती है देने के लिए। तो हम प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में रिपोर्ट लिखते हैं, डिटेल्ड रिपोर्ट लिखते हैं, तो उसमें हमको देना जरूरी होता है। जैसे कोई किसी ने कोई बुक लिखा, तो आपको देने की जरूरत होती है, लेकिन जब हम एग्जाम में लिखते हैं तो स्पेसिफिक वो करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पहले ही आप कर रहे हो अकॉर्डिंग टू दिस दिस, ये आप कर सकते हो। या जैसे वहां आप इलेक्शन कमीशन लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लिखोगे अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन। ठीक। तो अप्रोक्सीमेटली 38 मिलियन पीपल हैव बीन डिस्प्लेस्ड बाई पोस्ट 9/11 wars in अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इराक, सीरिया, लीबिया, यमीन, सोमालिया एंड द फिलीपींस। 38 मिलियन इसका मतलब क्या है, क्लोज टू 4 करोड़ पीपल। कह म्यांमार कॉन्फ्लिक्ट, ये अब म्यांमार कॉन्फ्लिक्ट के बारे में है। देखो इसमें कि क्यूमुलेटिव फैटिलिटी, यानी कि जो इधर कपल ऑफ ईयर्स में इसमें है 28,672 टू 1,99,000 प्लस। अरब इजरायली कन्फ्लिक्ट क्यूमुलेटिव फैटिलिटी 2,42,000 टू 2,51,000 प्लस, यानी कि जो इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट 1948 से स्टार्ट हुआ है, तो तब तक से लेकर के इससे इतने प्लस हैं। रशिया यूक्रेन क्यूमुलेटिव फैटिलिटी ये आपका 1,72,226 से लेकर के 3,50,000 प्लस। Some sources state that Russia has suffered more than 7 lakh killed or injured. There are many such crises world over. तो ये एक तरह से आप यहाँ से स्टार्ट इस फॉर्म में कर सकते हो। ठीक है, करा रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स फॉर वॉर विक्टिम्स फोकस ऑन प्रोवाइडिंग comprehensive support to help those affected rebuild their lives. These programs often include medical, psychological, and social services designed to address the complex needs of individuals who have experienced trauma, physical injury, and displacement due to conflict. तो ये आप अब इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स क्या है, कंप्रिहेंसिव सपोर्ट एम्स, जो कंप्रिहेंसिव सपोर्ट है उनको देना है, तो वो एम्स टू ऑफर कंप्लीट असिस्टेंस टू वॉर विक्टिम्स,
enabling them to lead normal and fulfilling lives. This includes medical and psychological rehabilitation as well as reintegration into normal life. Physical and psychological skills development. Rehabilitation efforts focus on developing the physical, psychological, and social skills of participants, preparing them to rejoin their communities. Mental and emotional support. Recognizing that war victims endure profound trauma, rehabilitation extends beyond tangible aid to include healing of mental and emotional well being. Emergency assistance involves supplying essentials such as food and housing and offering emotional and psychological support. Organizations such as Helping War Victims Foundation, ठीक है, Helping War Victim Foundation, Doctors Without Borders, and various international and local NGOs are actively involved in providing rehabilitation services to war victims worldwide. These efforts often include financial support, healthcare, and educational programs aimed at restoring hope and normalcy to those affected by conflict. तो ये एक तरह से सैंपल के तौर पे जो 24 में आपके आए हुए थे, इनको देख सकते हो. The more you practice, the more you write, the more you understand, better it is. There is never a time when randomly you reach to a point where you are writing very well. No, with continuous effort, with continuous learning, you will be in a condition to write. If you are having any questions, query, doubts, you can message me, you can drop a comment, or you can write test, you can write so that you can get feedback and all. कुछ भी questions query है तो you are welcome. Okay, thank you.